स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में। गाजा स्ट्रिप के अंदर जो पीस है उसको रीस्टोर किया जा सके और वहाँ पे जो सीज फायर का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया जा सके, उसी के रिगार्डिंग में यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है उसके अंदर एक रेजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया। इंडिया उस रिजोल्यूशन का वोटिंग के समय एब्सेंट रहा। इंडिया का स्टैंड यही है कि 7 अक्टूबर का जो दिन है, जिस दिन हमास के द्वारा, जो कि गाजा स्ट्रिप के अंदर एक डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमास के द्वारा जो इजराइल पे अटैक किया गया उसका जो टेरर एक्टिविटी है उसको भी यहाँ पे काउंट किया जाए इस रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर में। तो इंडिया का इसे स्टैंड होने की वजह से इंडिया यहाँ पे रिजोल्यूशन के प्रोसेस का वोटिंग के अंदर एब्सेंट रहा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे गाजा स्ट्रिप के बारे में, तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल है, वहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है वो सिचुएटेड है। इंडिया के द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसका भी सप्लाई किया गया वहाँ पे। इसके अलावा देखिए कि गाजा स्ट्रिप अपना जो एरिया है इजिप्ट के साथ में शेयर करता है। इजिप्ट का जो सनाई पेनिनसुला है जो कि एशिया के अंदर सिचुएटेड है, और बाकी जो इजिप्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द गाजा स्ट्रिप, जिसको कि एक ओपन प्रिजन का नाम भी दिया गया है गाजा स्ट्रिप को। लास्ट संडे को हमने डिस्कस किया था उसके बारे में, जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो हमास है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया। हमास और जो पीएलओ है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इंडिया का जो पैलेस्टाइन का जो डिमांड है एक सेपरेट स्टेट का, उसे हमेशा एंडोर्स करता है। चाहे पीएलओ को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज करने की बात हो 1974 के समय, इंडिया के द्वारा फर्स्ट नॉन अरब स्टेट बनता है इंडिया जिसने पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया। फिर पैलेस्टाइन नाम का जो स्टेट है उसको भी इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया 1988 के समय में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द गाजा स्ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन है जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, तो यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका ये पार्ट है। आप देखिए कि यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन है। यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके अंदर हर एक साल जो सितंबर का जो मंथ है जिसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो यहाँ पे विजिट करते हैं, उनके द्वारा जो स्पीच है वो डिलीवर किया जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके अंदर रिफॉर्म की इंडिया बात करता है। 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 2 ईयर के बेसिस पे उनको अपॉइंट किया जाता है। इंडिया को काफ़ी बार जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है, इंडिया ने उसको जो मेंबरशिप है उसके लिए इलेक्ट किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि इसी के रिगार्डिंग में जो G4 है वो आपको देखने के लिए मिलता है। G4 को काउंटर करने के लिए कॉफ़ी क्लब है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जो यूएन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो भी एक इम्पोर्टेंट पिलर है यहाँ पे 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में। ट्रस्टशिप काउंसिल है, यूएन का जो ट्रस्टशिप काउंसिल है वो भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा आप देखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कहाँ पे सिचुएटेड है, हेग के अंदर सिचुएटेड है, वो भी एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको यूएन का जो सेक्रेटरीट है, यूएन का जो सेक्रेटरीट है वो भी बेसिकली यहाँ पे यूएन का जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट है। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग के अंदर है, और यूएन का जो सेक्रेटरीट। ये बेसिकली 6 ऑर्गेनाइजेशन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इजराइल के द्वारा हमास का जो डोमिनेटेड का एरिया है गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे अटैक किया गया था। इजराइल के द्वारा जो काउंटर अटैक है वो किया गया। पहले हमास के द्वारा इजराइल पे अटैक किया गया था। तो वहाँ पे आप देखिए कि इजराइल के अंदर आपको बेसिकली इस तरीके का प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। इजराइल के अंदर भी इवन यहाँ पे जो अबाउ द लैंड का जो एरिया है वो तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पज से यूज किया जाता है, पर बिलो द लैंड आपको जो काफ़ी सारी जो टनल्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जो कि डिफेंस के पर्पज से उनको यूज किया जाता है। तो वहाँ पे जो टनल्स है उसके ऊपर इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है। अंडरग्राउंड जो टनल्स है, जो हमास का जो वहाँ पे जो बेसिकली एरिया डोमिनेटेड का है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु के रिगार्डिंग में है, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को यहाँ पे कम्युनिकेट किया गया है कि उनके जो फिशरमैन्स हैं उनको यहाँ पे मालदीव की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा अरेस्ट किया गया है, उनको डिटेंड किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि फिशरमैन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो थुथुनकोडी का जो एरिया है तमिलनाडु से, वहाँ से फिशरमैन बेसिकली फिश का जो कैच करने का एक्टिविटी है उसके लिए गए थे, बट वहाँ पे उनको मालदीव अथॉरिटीज़ के द्वारा डिटेन किया गया। तो उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन बताई गई है। आप देखिए फिश सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, तो फिशरीज़ का जो सेक्टर है इंडिया का, इसके अंदर में सेकंड नंबर पे, सॉरी
थर्ड नंबर पे आपको इंडिया का रैंक देखने के लिए मिलता है फिश सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन है उसके बेसिस पे। और वर्ल्ड का जो 8% जो फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिया के अंदर कैरी आउट की जाती हैं। फिश का जो प्रोडक्शन है 8% आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है ग्लोबल लेवल के ऊपर में। अगर हम बात करें एक्वा कल्चर के बारे में, एक्वा कल्चर क्या है स्टूडेंट, कि हमारा जो सी फूड है उसके अंदर सभी जो एक्टिविटी, जैसे उसके अंदर प्रॉन्स का है, इन सभी को उसके अंदर काउंट किया जाता है। अदर देन द फिश को भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्वा कल्चर का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर इंडिया का जो रैंकिंग है वो आपको सेकंड देखने के लिए मिलता है, कि इंडिया का जो रैंकिंग है वो वहाँ पे सेकंड है स्टूडेंट्स एक्वा कल्चर के प्रोडक्शन के अंदर। और फिशिंग के अंदर इंडिया का रैंकिंग क्या है, थर्ड नंबर पे आता है। 8% जो ग्लोबल फिशिंग है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा आप देखें कि फिश सेक्टर के रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे स्कीम्स भी हैं। प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है वो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। यहाँ पे फिशरमैन्स को यहाँ पे जो रिलीफ है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में, उनको यहाँ पे जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके बेसिस पे जो लोन है वो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। आप देखिए कि मत्स्य का जब भी नाम आता है तो आपको एक मत्स्य नगर के बारे में पता होना चाहिए। अलवर जो राजस्थान के अंदर जो अलवर है जिसकी कैपिटल हुआ करती थी बैराट, जो विराट नगर के नाम से जानते हैं प्रेजेंटली हम उसको। तो महाजनपद का जो एरिया है, महाजनपदाज का जो एरिया है उस समय मत्स्य जो एम्पायर है और अलवर के अंदर हुआ करता था राजस्थान के अंदर में, जिसको प्रेजेंट समय में अलवर के नाम से जानते हैं। तो मत्स्य संपदा योजना है जो बेसिकली यहाँ पे फिशरमैन्स के रिगार्डिंग में है, जिसमें कि किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन का जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो यहाँ पे फिशरमैन्स को भी अवेलेबल होंगी। इंडिया के द्वारा जो इलीगल अनरेगुलेटेड जो यहाँ पे फिशिंग है, इलीगल अनरेगुलेटेड अनरिपोर्टेड जो फिशिंग्स है उनको यहाँ पे कंटिन्यूस जो बेसिकली कंट्रोल किया जाता है। आप देखिए कि WTO के अंदर भी इलीगल अनरिपोर्टेड एंड जो यहाँ पे इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग है उसके रिगार्डिंग में एक रेजोल्यूशन है जिसको प्रपोज किया गया था 2022 के समय। इंडिया उस भी वहाँ पे जो बेसिक उसका जो वोटिंग है उसके अंदर भी इंडिया के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया। इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग है जिसके थ्रू यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, ये इंडिया का स्टैंड था WTO के उस डिसीजन मेकिंग के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि फिशिंग सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो उसी से रिलेटेड है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो फिशिंग का जो एक्टिविटी है वो कौन से स्टेट के अंदर देखने के लिए मिलता है, सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा AP मीन्स आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के अंदर में, वहाँ का तो कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। महाराष्ट्र का आप देखिए कि जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पे जो फिश का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर 7th नंबर पे जो रैंकिंग है वो महाराष्ट्र की आपको देखने के लिए मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिशिंग सेक्टर, जहाँ पे हमारे जो फिशरमैन है जिनको डिटेंड किया गया मालदीव के अंदर में। मालदीव के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए इंडिया मालदीव की जो रिलेशंस है वो काफ़ी पुरानी रिलेशंस हैं। अब देखिए कि मालदीव के अंदर एक कूप का सिचुएशन क्रिएट हुआ था 1988 के समय में, जो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम है, लिट्टे नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। तो नॉर्दर्न श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट हुआ था जाफना के अंदर में। तो स्टूडेंट्स जो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम है उनके द्वारा मालदीव के अंदर एक कूप है उसको यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया था 1988 के समय, जब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा मिशन कैक्टस है उसको लॉन्च किया गया। मिशन कैक्टस के थ्रू यहाँ पे मालदीव का जो कूप प्रोसेस है उससे यहाँ पे इंडिया ने जो मदद है वो की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एयर क्वालिटी के बारे में है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। जो उसके एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो 8 पोल्यूटेंट्स है जिसके बेसिस पे एयर क्वालिटी है उसको डिटरमाइन किया जाता है, जिसके अंदर PM 2.5 है, PM10 है, NH3 है, लीड है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड है। इसके अलावा आपको जो सल्फर डाइऑक्साइड वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से 8 पोल्यूटेंट्स हैं जिनको कि बेसिकली यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसका पार्ट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर रखा जाता है। दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर है। इसके अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे बात किया गया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मोटिव यही था कि हमारी 131 जो सिटीज़ हैं जिसके अंदर एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। इसके अलावा आप देखें कि क्लीन जो क्वालिटी एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारी जो कमीशंस हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट में आए। कमीशन ऑन एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग का जो कमीशन है, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है। और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर सफ़र है जो बेसिकली यहाँ पे फोरकास्ट करता है IITM पुणे के द्वारा। हमारा जो
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है उसके इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स यहाँ पे एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग में सामने आया है कि जो स्टेबल बर्निंग है वो एक मेन इशू का रोल है वो प्ले करता है एयर क्वालिटी के डिक्लाइनिंग के अंदर में। और आप देखिए कि स्टेबल बर्निंग के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो कुछ इन्फॉर्मेशन सामने ये आई कि अब स्टेबल बर्निंग है पंजाब हरियाणा के अंदर डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर है, बट जो वेस्टर्न यूपी का पार्ट है जहाँ पे पैडी का कल्टीवेशन किया जाता है वहाँ पे जो स्टेबल बर्निंग है वो राइज हुआ है। और आप देखिए कि दिल्ली के रिगार्डिंग में जो भी एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग में एक्ट्स हैं वो पास किए जाते हैं उसमें दिल्ली का जो नाइबर एरियाज हैं जिसमें हरियाणा है, हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अलावा जो पंजाब है और पंजाब के अलावा अगर हम बात करें जो राजस्थान का एनसीआर का जो पार्ट है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है जिससे कि एयर क्वालिटी को मैनेज किया जा सके। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी की सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलती है 70% जो बाहर से जो पोल्यूटेंट्स है वो दिल्ली के अंदर एंटर करते हैं और बाहर से एंटर करने की वजह से यहाँ पे एयर क्वालिटी है वो डिक्लाइन होती है विंटर्स के अराइवल के समय में। नेक्स्ट आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी रोक दिया जाता है, कोल का यूज है उसको रेस्टोरेंट्स के अंदर में जो रोटियों को बेसिकली पकाने के लिए जो कोल का यूज किया जाता है तो उसको भी यहाँ पे स्टॉप किया गया है दिल्ली की अथॉरिटीज़ के द्वारा। स्मोक टावर लगाए गए हैं जो वहाँ पे स्प्रे है वो किया जाता है जिससे कि पोल्यूशन लेवल को रिड्यूस किया जा सके, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। स्टेबल बर्निंग के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पूसा नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग में पूसा के द्वारा जो बाई डिकम्पोजर है उसको यहाँ पे प्रपोज किया गया था। बाई डिकम्पोजर क्या है बेसिकली, बाई डिकम्पोजर प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जो पैडी का जो यहाँ पे स्टेबल जो बेसिकली बचता है खेत के अंदर में उसके ऊपर में स्प्रे किया जाएगा और वो उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करेगा जिससे कि यहाँ पे पैडी का जो बर्निंग है, पैडी का जो स्टेबल बर्निंग है वो नहीं किया जा सकेगा, उसका जो स्टेबल है उसका बर्निंग नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखिए कि मैकेनाइजेशन प्रोसेस भी एक रीजन है एग्रीकल्चर के अंदर मैकेनाइजेशन को यूज करने की वजह से, जिसकी वजह से ये स्टेबल है वो आपको खेतों के अंदर देखने के लिए मिलता है और उस स्टेबल को यहाँ पे जलाया जाता है किसानों के द्वारा। उसके बिहाइंड का रीजन ये है कि जो प्रेजेंट समय है आप देखिए कि 15 अक्टूबर से लेकर तो यहाँ पे 15 नवंबर का जो समय है इसके बीच में रबी का जो क्रॉप है उसको यहाँ पे उगाया जाता है। रबी का क्रॉप को आपको जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है, उसी वजह से यहाँ पे जल्दी से जो खेत है उसको तैयार करने के रिगार्डिंग में, क्योंकि उसके अंदर में काफ़ी बार एक दो बार उसके अंदर कटिंग भी किया जाएगा जिसकी वजह से वो प्रिपेयर होगा, उसी के बाद में जो नई क्रॉप है उसको उगाया जाता है वहाँ पे। तो इसी के रिगार्डिंग में इसको जल्दी जो जलाने के लिए, जल्दी से खेत को प्रिपेयर करने के लिए ऐसा एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट है मनरेगा के बारे में। आप देखिए वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया था कि मनरेगा के अंदर जो यहाँ पे क्या डिक्लाइन हुआ है फाइनेंस, फिर गवर्नमेंट के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया कि फाइनेंस यहाँ पे डिक्लाइन नहीं हुआ, जो फंड है वो अलोकेशन कम्प्लीटली सही है मनरेगा के रिगार्डिंग में। अगर हम एमजी नरेगा के बारे में बात करें स्टूडेंट 2005 के समय इसको प्रपोज किया गया था एज ए नरेगा के रूप में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में। एम्प्लॉयमेंट को ये गारंटी देता है कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी गारंटी देता है। फंडामेंटल राइट के थ्रू गारंटी नहीं है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट का, उसका इंडस्ट्रियल एक्ट के थ्रू आपको जो गारंटी है वो पब्लिक वेज के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। 100 डेज का यहाँ पे जो गारंटी है वो दिया जाता है कि इस दिन का आपको जो वेज है वो दिया जाएगा, आपको जो काम है वो करवाया जाएगा। कहाँ पे काम करवाया जाएगा बेसिकली ग्राम सभा के द्वारा डिसाइड होता है, बट यहाँ पे जो वर्कर है उसका जो 5 किलोमीटर का जो रेडियस है उसी के अंदर उसको जो वर्क है उसका जो ग्राम पंचायत है उसकी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि चेक डैम बनाया या कुछ कोई ना कोई एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पे की गया। अभी यहाँ पे मनरेगा के अंदर जो एक्टिविटी सामने आई है कि उसके अंदर जो वर्क फोर्स है उसके अंदर में यहाँ पे डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिला है। आप देखें कि ये पहला ऐसा काम था जिसके अंदर कोई भी स्किल है उसका रिक्वायर नहीं है, आपको बेसिकली वर्क करना है। 100 डेज का आपको जो गारंटी है वो दिया जाता है, इतने दिन का आपको काम मिलेगा और उसका जो पैसा है वो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा, जिसको प्रेजेंट समय में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू भी किया जाता है। बीच मिडिल मैन का जो करप्शन है उसको रोकने की रिगार्डिंग में। मनरेगा के रिगार्डिंग में कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है जिसके द्वारा ये जो मनरेगा का जो वर्क है वो देखा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिगार्डिंग द एमजी नरेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है एथिक्स कमेटी के बारे में। एथिक्स कमेटी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उसके अंदर में हमने देखा कि काफ़ी तरीके की जो कमेटीज़ हैं वो इस्टेब्लिश की गई हैं, जिसके अंदर हमारा जो फाइनेंस सेक्टर है उसके अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अलावा एस्टीमेट कमेटी है। एस्टीमेट कमेटी के अलावा देखिए कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, कमेटी ऑन
पब्लिक अंडरटेकिंग है उनके रिगार्डिंग में, जो PSUs है उनकी रिगार्डिंग में कमेटी वहाँ पे बनती है फाइनेंस सेक्टर में। यहाँ पे एक इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट है। इंक्वायरी के अंदर आपको 3 तरीके का कमेटी है वो देखने के लिए मिलती है, कमेटी ऑन पेटिशन, कमेटी ऑन प्रिविलेज एंड कमेटी ऑन एथिक्स। इन तीनों कमेटीज का एक प्रोसेस है कि जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर 15 मेंबर्स रहेंगे, राज्यसभा के अंदर जो 10 मेंबर्स का एक कमेटी है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। एथिक्स का जो कमेटी है पहले राज्यसभा के अंदर फॉर्म हुआ था 1997 के समय। लोकसभा के अंदर ये एथिक्स का जो कमेटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट 2000 के समय किया गया। जो TMC के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके रिगार्डिंग में एथिक्स का जो पैनल है, और 2 अक्टूबर को यहाँ पे मीटिंग होगा जिसके अंदर उनके जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं केस के रिगार्डिंग में, तो उसके एलिगेशंस का जो जांच है इस एथिक्स कमेटी के द्वारा किया जाएगा। पार्लियामेंट्रीज का जो डोकोरम है उसको मेंटेन करने के रिगार्डिंग में उनके द्वारा कोई भी ऐसा एथिकल वायलेशन ना हो, उन सभी को जज किया जाता है इस एथिक्स कमेटी के द्वारा, जो कि बेसिकली क्वासी जुडिशियल आपको देखने के लिए मिलती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हम बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे डोनेशन के रिगार्डिंग में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको स्टार्ट किया गया था, उसी का जो हियरिंग है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, जिसका बेसिकली एनोनिमिटी की बेसिस पे यहाँ पे जो वायलेशन करता है एनोनिमिटी का इलेक्टोरल बॉन्ड, उसी के रिगार्डिंग में पिटीशन है वो फाइल की गई है, तो उसको यहाँ पे सुना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा। आर्टिकल 145 के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में डिस्कस करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन का अगर मैटर है तो उसके अंदर मिनिमम जो 5 जज का जो बेंच है वो होना चाहिए, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है बेटर वे में, मोर ब्रॉड वे में वहाँ पे किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग में, तो सबसे पहले आपको ई बॉन्ड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका जो पॉलिटिकल पार्टी है वो होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को मिनिमम जो परफॉर्मेंस है 1% वोट उसको मिले होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को 1% वोट कहाँ पे, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्शन के अंदर में, जो यहाँ पे जो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, जो जनरल इलेक्शन है उसके अंदर मिनिमम लास्ट इलेक्शन के अंदर 1% वोट उसको मिले हों जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए अवेलेबल है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 29A है, जिसके थ्रू यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का जो आपको रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास डी रजिस्ट्रेशन का पावर है पॉलिटिकल पार्टी को? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करें, तो पॉलिटिकल अनोमलिटी को यहाँ पे रेज किया गया, जो बेसिकली यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एंड जो ब्लैक मनी का यूज किया जाए, इस तरीके के काफ़ी सारे जो एलिगेशन है जो अपोजिशन के थ्रू आपको देखने के लिए मिलते हैं। 1000 से लेकर जो 1 करोड़ तक का जो मनी है वो उसको यहाँ पे डोनेट किया जा सकता है। 4 मंथ्स के लिए ओपनिंग होती है। 2022 के अंदर इसको अमेंड किया गया। आप देखिए कई भी स्टेट के अंदर भी, कोई भी स्टेट के अंदर इलेक्शन है तो वहाँ पे 15 डेज का एक स्पेशल ओपनिंग दिया गया है, 15 डेज का स्पेशल ओपनिंग। और हमारा जनरल इलेक्शन जब होंगे तो 13 डेज का जो स्पेशल ओपनिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रिमिनल लॉज के रिफॉर्म के बारे में बात की गई है कि हमारे यहाँ पे जो इंडियन पीनल कोड है, हमारा जो CRPC है, CRPC के अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, इन तीनों को रिफॉर्म करने के रिगार्डिंग में जो भारतीय न्याय संहिता है, नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके अलावा भारतीय साक्ष्य जो एक्ट है वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आया, जिसका जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी रेफर किया गया था। कल हमने डिस्कस किया था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा आर्टिकल 348 के बारे में बात की गई थी, कहीं उसका वायलेशन नहीं है। जो लैंग्वेज की बात करता है, हमारे जो पार्लियामेंट के जो बिल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है उसके रिगार्डिंग का जो लैंग्वेज है वो आर्टिकल 348 के अंदर में डील किया जाता है। तो एक हमारे जस्टिस हैं उनके द्वारा कहा गया है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस वजह से ज़रूरी है कि हमारे जो प्रेजेंट क्रिमिनल लॉज हैं वो कम्प्लीटली आउटडेटेड हैं, ब्रिटिश एरा के समय वो फॉर्म हुए थे। अगर हम IPC के बारे में बात करें तो IPC का जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स 1833 के अंदर में एक लॉ कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात की। 1834 के अंदर लॉर्ड मकोले हैं, वो फर्स्ट लॉ कमीशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट में आता है, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि हमारे यहाँ पे। और फिर 1860 के समय में ये इस्टेब्लिशमेंट में आया। इंडियन पीनल कोड है, इसी की तरह इंडियन एविडेंस एक्ट है, इन सभी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको ब्रिटिश एरा के समय देखने के लिए मिलता है। उस समय के जो लॉज हैं वो प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर कम्प्लीटली आउटडेटेड हो चुके हैं। प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग में जो नए लॉज हैं उनकी डिमांड है। आप देखिए कि IPC के अंदर में जो सेपरेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे टाइमलाइन भी बताई गई है कि कितने दिनों के अंदर में आपको जो चार्ज शीट है वो फाइल करनी होगी इंडियन पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है उनके द्वारा।
यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कितने डेज के अंदर में आप अपना जो मर्सी पिटीशन है उसको यहाँ पे अपील कर सकते हो, पार्डन के लिए अलाउ कर सकते हो। उन सभी के बारे में जो नए अपडेटेड वर्जन के अंदर बात की गई है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो पुराने जो लॉज हैं उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिश एरा के समय थे, उनका मिसयूज़ हुआ करता था, जैसे कि सेडिशन का जो लॉ है उन सभी का मिसयूज़ देखने के लिए मिलता था। तो उन सभी के रिगार्डिंग में जो नए लॉज हैं उनका डिमांड था, मच नीडेड है, इसे रिफॉर्म है, उसको यहाँ पे बताया गया है हमारे जो जस्टिस हैं उनके द्वारा में। स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के द्वारा एक मेमोरियल है उसको डेवलप किया जाएगा। इंडिया के जो वॉर हीरोज हैं 1971 वॉर के, उनको यहाँ पे उनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। आप देखिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है, इंडिया के द्वारा वहाँ पे हेल्प किया गया था। आप देखिए कि अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट का बात है 1947 के समय सपोज कीजिए इस्टेब्लिशमेंट होता है। 1947 से ही कंटिन्यूस जो ईस्टर्न पाकिस्तान है उसको यहाँ पे उसके जो राइट्स हैं उनका वायलेशन किया गया। सबसे पहले आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो लैंग्वेज जो बोली जाती है वो उर्दू लैंग्वेज है, बट यहाँ ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर भी वो लैंग्वेज है वो फोर्स किया गया था। सबसे पहले आपको जो फोर्स का जो प्रोसेस है वो वहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद में अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर में इस तरीके से जो यहाँ पे जो डिसकंटेंट है वो यहाँ पे रेज होता है। डिसकंटेंट रेज होने की वजह से आप देखिए कि जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है 1971 के समय होता है, और 1971 के समय इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेज है वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसके द्वारा बांग्लादेश को लिबरेट करवाया गया था। वहाँ पे जो अवामी जो लीग है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आती है, पावर के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द बांग्लादेश की उस 1971 वॉर है जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उसका एक मेमोरियल बनेगा जिसके अंदर इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इंडिया के जो वॉर हीरोज़ हैं उनको भी वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जिसके अंदर आप देखिए कि हमारे सैम मैनेक्सियो हैं वो उस समय में आर्मी को लीड किया करते थे, और भी हमारे काफ़ी सारे हीरोज़ हैं जिनके द्वारा वो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया गया उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्लाउड सीडिंग के बारे में है, सोलापुर के अंदर ये जो क्लाउड सीडिंग का जो प्रोसेस है वो किया गया था। क्लाउड सीडिंग के थ्रू क्या है बेसिकली कि यहाँ पे रेनफॉल को कंट्रोल करने की रिगार्डिंग में है। अब मोर रेनफॉल और रिसीव हो सके उसका एक साइंटिफिक प्रोसेस है क्लाउड सीडिंग। अब क्लाउड सीडिंग के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या किया जाएगा कि स्प्रेड किया जाएगा। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या स्प्रेड किया जाएगा, जो ड्राई आइस है उसको यहाँ पे स्प्रेड किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो सिल्वर आयोडाइड है उनको एरोसोल्स को यहाँ पे स्प्रेड किया जाएगा। कहाँ पे स्प्रेड किया जाएगा, जो अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे अपर पार्ट ऑफ क्लाउड का जो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है उस पार्ट के अंदर उनका जो स्प्रेड है वो देखने के लिए मिलेगा, जो बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करेगा। जो एरोसोल्स को वहाँ पे स्प्रेड किया गया, वो क्लाउड फॉर्मेशन होने की वजह से जो बारिश होने का जो रीजन है वो यहाँ पे बारिश जो रेनफॉल है वो मोर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द क्लाउड सीडिंग। ये जो प्रोसेस है सोलापुर नाम का जो सिटी है, सोलापुर नाम का जो सिटी है ये कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, सोलापुर सिचुएटेड है हमारे महाराष्ट्र के अंदर में। जो लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड है किसका, यहाँ पे जो सपोज कीजिए ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, सोलापुर यहाँ पे सिचुएटेड है। तो सोलापुर इंटीरियर पार्ट के अंदर होने की वजह से वहाँ पे बारिश कम देखने के लिए मिलती है, इस वजह से वहाँ पे जो क्लाउड सीडिंग है उसको किया गया था IITM पुणे के द्वारा। स्टूडेंट्स उसी क्लाउड सीडिंग के रिगार्डिंग में बात ये की गई है कि ऐसे एरियाज़ के अंदर में इसको स्प्रेड किया जाए जिससे कि मोर साइंटिफिक वे में यूज किया जा सके, जहाँ पे ड्रॉट का जो समय है उसको डील करने की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें QR कोड के बारे में है, हमारा जो FSSAI नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि जो भी हमारी स्टेबल जो फूड की जो चीज़ है, विजिबल जो डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग में जो पर्सन है, विजिबल डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग में जो पर्सन है उनको हेल्प करने के रिगार्डिंग में QR कोड है उसको यहाँ पे लगाया जाना चाहिए उन फूड आइटम्स के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो पैकेजिंग फूड है, जो पैकेज फूड है उसका जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हुआ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक वन ऑफ द मेन सोर्स इसको मानते हैं। तो इसके स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन ये है कि अगर कोई विजिबल डिसेबल पर्सन है, डिसेबिलिटी से वो प्रॉब्लम में है, तो उसको यहाँ पे पता होना चाहिए कि उनके द्वारा जो भी सामान खरीदा जा रहा है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। तो उसी के रिगार्डिंग में QR कोड है उसको इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की गई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए 2006 के समय ये स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इस्टेब्लिशमेंट में आया। फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग में है, लेबलिंग फूड का जो लेबल जो करना है उसके रिगार्डिंग में क्या प्रोसेस होने चाहिए ये भी इनके द्वारा बताए जाते हैं। कौन सा कंटेंट होना चाहिए, ट्रांस फैट कितना होना चाहिए, ये सभी डिसाइड किए जाते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो 2006 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया।
यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एफएसएसआई की रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बार कोड्स के बारे में या क्यूआर कोड्स के बारे में, तो क्यूआर कोड का जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इंडिया के अलावा यूके है, यूके के अलावा आप देखिए कि फ्रांस है। ये जो चारों कंट्री मिलके यहाँ पे अराउंड द जो 10 पर मोर देन 20% के आसपास जो क्यूआर कोड है उसका यूज़ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वर्ल्ड के अंदर में। और क्यूआर कोड प्रेजेंट समय में जो यहाँ पे जो विजिबल डिसेबल पर्सनस हैं उसकी रिगार्डिंग में हेल्प करने के रिगार्डिंग में यहाँ पे स्टार्ट किया गया। अब हम क्यूआर कोड के बारे में बात करेंगे। क्यूआर कोड क्या है स्टूडेंट्स? क्यूआर कोड एक 2 डायमेंशनल प्रोसेस है। 2 डायमेंशनल एक मैट्रिक्स बारकोड होता है जो इन्वेंट किया गया था 1994 के अंदर में। अब यहाँ पे याद रखना है कि 2 डायमेंशनल है। आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बार कोड इज द 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूआर कोड बेसिकली 2 डायमेंशनल एक प्रोसेस है। 94 में जापान के अंदर ये इन्वेंट हुआ था। जो मशीन सेक्टर के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे आइटम्स हुआ करते थे उनकी रिगार्डिंग में स्टार्ट किया गया था। अब उनको फूड के अंदर ऐड करने की बात की गई है जो बेसिकली मोर यहाँ पे अवेयरनेस को क्रिएट करेगा, उनको बेसिकली हेल्प करेगा, उसी के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें ये हमारा जो क्रिमिनल प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन जो एक्ट है वो 2021 के समय पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया। स्टूडेंट्स उसी प्रोसेस के अंदर में जो क्रिमिनल प्रोसेस है, क्रिमिनल जो पर्सनस है उनका जो इन्फॉर्मेशन है उसके स्टोरेज के रिगार्डिंग में ये प्रोसेस है, जिसके अंदर जो एनसीआरबी नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसको कम्प्लीटली पावर दी गई है। 1300 के आसपास जो पुलिस स्टेशन बनाएंगे जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होगी। जो आपका बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी है, जो आपका आँख का जो इरीज का जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आपके हाथ हैं जो उनका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये सब। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये फेस आइडेंटिफिकेशन के अंदर में उसके अंदर ये हेल्प करेंगे कोई भी यहाँ पे जो केस है उसके रिगार्डिंग में। बट इसके कुछ कंसर्न्स है वो भी देखने के लिए मिले हैं। कंसर्न्स क्या है? यहाँ पे प्राइवेसी के वायलेशन की बात की जाती है। प्राइवेसी जो हमारे राइट टू प्राइवेसी एक्ट के अंडर में दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की जाएगी जिन एजेंसीज के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा 1300 के आसपास जो पुलिस स्टेशन हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल रहेगी। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सेफ्टी भी एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि साइबर अटैक्स के लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। तो साइबर अटैक्स के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे प्राइवेसी के वायलेशन की बात की गई है, राइट टू प्राइवेसी जो के एस पुट्टास्वामी केस के अंडर में है। इसके अलावा अगर हम इस क्रिमिनल प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन एक्ट के बारे में बात करें तो 2020 का जो प्रिजनर्स का आइडेंटिफिकेशन एक्ट है जो ब्रिटिश एरा के समय था उसका एक अपडेटेड वर्जन है, उसको ये रिपील करता है। क्योंकि जो क्रिमिनल जो यहाँ पे प्रिजनर्स का आइडेंटिफिकेशन एक्ट है 1920 का, वो बेसिकली उसके अंदर कुछ लिमिटेड जो प्रोविजंस है वो हुआ करते थे। यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट जो अथॉरिटी है उसके बारे में भी बात नहीं किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इस एक्ट के भी कुछ लूप होल हैं प्रेजेंट समय में। एक्ट के लूप होल ये है कि जो डीएनए सिस्टम है, जो इन्फॉर्मेशन है, उनको कहाँ यूज़ किया जाएगा, कौन से केस के अंदर यूज़ किया जाएगा, उनका जो यूज़ करने के रिगार्डिंग में कौन मेन जो अथॉरिटी होगा जिसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है उनको यूज़ किया जाएगा, तो उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कि हमारे जो पुलिस स्टेशन है उनमें डीएनए सिस्टम है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। राइट टू प्राइवेसी के बेसिस पे इसका जो यहाँ पे कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ना होना, प्रॉपर डाटा सिक्योर ना होना, ये कुछ ऐसे रीजन हैं। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।